नमस्कार दोस्तों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है बीकॉम पार्ट 3 का जो एडीएसटी पेपर फर्स्ट है, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंट। ऑडिटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हम अब तक पढ़ रहे थे वो था, आपने रेशियो पढ़ लिया था, फिर हमने एक लास्ट क्लास में कैश फ्लो स्टार्ट किया था। कैश फ्लो में हमने इसका सामान्य परिचय पढ़ लिया था, अर्थात हमने इसकी परिभाषा, उपयोग, वर्गीकरण तक पढ़ लिया था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट, अर्थात जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण का आप फॉर्मेट पढ़ेंगे या फिर रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप। जो रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार बनाया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने का फॉर्मेट दिया गया है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, इसमें जो रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने का कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं दिया गया है, अर्थात कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं बताया गया है, लेकिन जो इसके परिशिष्ट है, परिशिष्ट में जो अनेक्सियस लगते हैं उसमें बताया गया है कि जो रोकड़ प्रवाह विवरण है वो 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से। पहले हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट देखते हैं। जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है वो इस प्रकार है। वो हम इस प्रकार पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले जो एक्टिविटीज है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो पहला आता है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखते हैं, अर्थात परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। परिचालन क्रियाओं से डायरेक्ट मेथड में जो मेथड है उसका फॉर्मेट है वो इस प्रकार है। सबसे पहले आप विभिन्न रिसिप्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद जो विभिन्न पेमेंट है उसे घटा देंगे, तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उससे आपका नेट इनफ्लो या आउटफ्लो आ जाएगा। तो जो सबसे पहला आता है कैश रिसीप्ट फ्रॉम, अर्थात हम किन किन जो श्रेणियां हैं उनसे कैश रिसीप्ट होता है। जो सबसे पहला आता है वो आता है सेल्स। सेल से जो कैश रिसीप्ट होता है वो इनफ्लो होता है आपका, ये हो गया सेल्स का। फिर कमीशन और फीस, कई बार बिजनेस को कमीशन और फीस, कई बार कोई
बिजनेस यूनिट विक्रय न कर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है या फिर कमीशन पे काम करता है तो वो आ जाएगा कमीशन एंड फीस। ये हो गया। फिर रॉयल्टी, रॉयल्टी कहीं से प्राप्त हो सकती है, वो आ जाएगी। फिर इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव ये आ गया। इनका योग करके हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर आप कैश जो किसे पेमेंट करेंगे वो आ जाएगा कैश पेमेंट, कैश पेमेंट फॉर परचेज। आप क्रय के लिए पेमेंट करते हैं, परचेज में आप मजदूरी का भुगतान करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनका भुगतान करते हैं, और टैक्स का पेमेंट करते हैं जो विक्रय पे हो, इनकम टैक्स। इनका ये आउटफ्लोज है, आउटफ्लोज को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। इनका योग हम यहाँ लिख देंगे, और जो दोनों का अंतर होगा वो नेट इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा। इसके बाद इनमें जो आएगा लास्ट में वो आएगा नेट इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसे मैं मिटा के लिखूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं उसको। जो दोनों का अंतर आएगा नेट इनफ्लो और आउटफ्लो या फिर नेट फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसे हम ए से डिनोट करेंगे क्योंकि जो बाद में जो सब टोटल हम करेंगे उसमें ये काम आएगा। अब हम अगली जो विधि है या फिर इन्वेस्टिंग अगली जो क्रिया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उससे कैश फ्लो या कैश इनफ्लो या आउटफ्लो का देखते हैं क्या फॉर्मेट रहता है। जो बी पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज,
अर्थात विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। इसमें जो सबसे पहले आता है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आउटफ्लो में आता है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आउटफ्लो में आता है और आउटफ्लो को हम ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अगला जो है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अर्थात विनियोजन का करें वो भी आउटफ्लो होता है। फिर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है यह आपका इनफ्लो है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी आपका इनफ्लो है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी आपका इनफ्लो होता है। इसमें और जो आप शामिल करते हैं वो आपने किसी भी अदर कंपनी के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं तो वो भी आपका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें भी शामिल कर उसको भी इसमें शामिल करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो एसेट्स हैं उनकी जो स्थायी संपत्तियां होती है उन्हें हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शामिल करते हैं और उनसे मिलने वाला ब्याज भी हम इसी में शामिल करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, किसी शेयर एंड सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी आपका इनफ्लो होता है। इन दोनों का अंतर यह आ जाएगा और ये जो भी आएगा वो आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा। बी, इसे हम बी से डिनोट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उसे और देख लेते हैं। फिर हम जो डायरेक्ट और जो इनडायरेक्ट मेथड होते हैं वो आपके जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसी में लागू होते हैं। इन्वेस्टिंग और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है उसमें ये जो अभी मेथड हम देख रहे हैं इसी मेथड से करते हैं। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड होता है वो उसी का होता है, इसका आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अर्थात जो हमारा एसेट साइड का शेयर होल्डर फंड या लोन्स एंड एडवांस वो होता है, उसमें जो कहाँ से धन आता है और कहाँ जाता है इसकी जानकारी हम लेंगे। जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो आपके एसेट्स जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनसे रिलेट करती है। सॉरी, लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं, लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज है उनसे रिलेट
जो अगला है वो आपकी सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें जो सबसे पहले आप शामिल करोगे वो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। अर्थात जो अंश के निर्गमन से प्राप्त होने वाला धन यह आपका इनफ्लो होता है। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्स या आपका डिवेंचर्स हो सकता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपकी दीर्घकालीन जो लोन है वो हो सकता है ये भी इनफ्लो। फिर आप इनका जो रीपेमेंट करते हैं वो आउटफ्लो होता है। जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उनका आप रीपेमेंट करोगे तो वो भी आपका आउटफ्लो होता है। और आप जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड डिवेंचर्स, प्रेफरेंस है और डिवेंचर्स का आप रीपेमेंट या रिडम्पशन करते हो तो वो भी आपका आउटफ्लो होता है। और जो आप जो शेयर्स हैं उन पे जो डिविडेंड का पेमेंट करते हैं, एनुअली आप डिविडेंड का पेमेंट करते हैं, वो आपका आउटफ्लो होता है। और जो लोन्स पे आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं वो भी आपका आउटफ्लो होता है। और इनका योग अर्थात जो इनफ्लो और आउटफ्लो का जो डिफरेंस आता है वो आप यहाँ लिखकर ये जो आएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो गया, ये आपका सी हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपने कैश फ्लो की गणना करी उसका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आपने जो कैश फ्लो की गणना करी उसका, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो आपने कैश फ्लो की गणना करी इन तीनों का योग करेंगे। इनफ्लो इनफ्लो एक जगह योग करेंगे, इनफ्लो में से आउटफ्लो घटाकर आप इसका योग करेंगे तो जो आएगा आपका नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आएगा। तो आपका जो आएगा इन तीनों का अंतर नेट इंक्रीज या डिक्रीज। यदि आउटफ्लो होगा वो डिक्रीज होगा और इनफ्लो होगा वो इंक्रीज होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स
इन दोनों का अंतर करके यहाँ लिखेंगे। जो ए आपने अभी देखा था ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो आपका नेट या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें जो आप ऐड कर देंगे क्या कैश या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग। अर्थात जो आपका कैश और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है उसे आप यदि इसमें ऐड कर देंगे तो जो आपका योग आएगा वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड होगा। अर्थात वो आपका कैश और बैंक का जो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस है वो होता है। जो आएगा आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड यह है। यदि आपका जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज में ओपनिंग बैलेंस जोड़ने के बाद जो बैलेंस आता है वो आपके दी गई सूचनाओं के अनुसार क्लोजिंग बैलेंस दोनों मैच करते हैं तो आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बनाया है वो सही है, अन्यथा कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ जरूर कर दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। फिर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो इनडायरेक्ट मेथड होता है उससे और देखते हैं उसमें कैसे कैलकुलेशन करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड से जो ऑपरेटिंग या कैश फ्लो की गणना हम देखते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसकी गणना की प्रक्रिया में अंतर आता है। बाकी जो इन्वेस्टिंग और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उसमें सेम प्रोसेस होती है। तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का देख लेते हैं क्या फॉर्मेट रहता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो इसमें जो होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नेट प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का वो लेते हैं।
before tax and extraordinary item. इसे मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। नेट सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय इनडायरेक्ट मेथड, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यह आ जाएगा आपका यहाँ। अब इसमें आप एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश आइटम और नॉन बिजनेस इनकम का। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट फॉर फिर हम क्या करेंगे, इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट फॉर सबसे जो पहला हम एडजस्टमेंट करेंगे वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होता है वो नॉन कैश आइटम होता है। तो जो हम वापस ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन एंड amortization, अर्थात जो डेप्रिसिएशन के लिए आपने नेट प्रॉफिट में से कम कर दिया है तो उसे ऐड कर दे, और अमोर्टाइजेशन जैसे रिजर्व एंड सरप्लस और टेंडर में जो आपने ट्रांसफर किया है या फिर अन्य जो प्रोविजन बनाए उनको ऐड करेंगे। फिर जो अगला आप एडजस्टमेंट करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट। यदि लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स है और आपने उसके जो व्यापारिक लाभ है उसमें से यदि घटा दिया है तो आप उसे वापस जोड़ देंगे, क्योंकि ये नॉन बिजनेस आइटम है इसलिए इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शामिल नहीं करते। जो अगला है वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। अर्थात जो कर के लिए जो आपने नियोजन किया है उसे आप वापस जोड़ देंगे, और जो आपने डिविडेंड के लिए जो प्रपोज किया है अमाउंट उसे वापस जोड़ेंगे। और आपने कोई प्रारंभिक जो वे होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस,
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो यदि आपने कम कर दिए तो उन्हें आप वापस ऐड करेंगे। और यदि आपने गुडविल का राइट ऑफ किया है उसे आप वापस ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी आपका नॉन कैश आइटम है। और जो आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट्स है, इसे आप वापस घटाएंगे, क्योंकि चाहे वो नॉन बिजनेस प्रॉफिट हो चाहे नॉन बिजनेस लॉस हो, अर्थात नॉन बिजनेस लॉस हो चाहे नॉन बिजनेस प्रॉफिट हो, वो आप जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसमें शामिल नहीं करेंगे। ये जो एडजस्टमेंट करने के बाद में जो अमाउंट आएगा वो आप नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे या घटा देंगे। यदि ये नेगेटिव आएगा तो घटाएंगे, आउटफ्लो होगा, और पॉजिटिव आएगा तो इनफ्लो होगा, इसे जोड़ देंगे। तो जो आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर आपके वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं। जो आप ने सबसे पहले क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट उसमें जो नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम और नॉन बिजनेस, नॉन कैश आइटम और नॉन कैश बिजनेस जो आइटम है, या नॉन कैश आइटम और नॉन बिजनेस जो आइटम है उनका एडजस्टमेंट करेंगे। तो जो आपके पास प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। जो नॉन कैश आइटम है उसमें जो आप एडजस्टमेंट करेंगे, सबसे पहला जो एडजस्टमेंट करेंगे वो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का करेंगे। फिर लॉस ऑन सेल और इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट है, इसे आप वापस जोड़ेंगे। प्रोविजन कोई बनाया आपने, रिजर्व प्रोविजन फॉर टैक्स है, वो आप वापस ऐड करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में आपने प्रॉफिट में से कोई स्थानांतरण या ट्रांसफर किया है उसे आप ऐड बैक करेंगे। और कोई डिविडेंड की घोषणा की है उसके लिए जो आपने प्रोविजन बनाया है उसे आप वापस ऐड करेंगे। जो प्रारंभिक व्यय होते हैं उसे यदि आपने राइट ऑफ किया है, गुडविल का राइट ऑफ किया है, तो उसे आप वापस ऐड करेंगे। और जो आपकी फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट है उसके विक्रय पर आपने यदि कोई लाभ कमाया है तो उसे आप वापस घटाएंगे। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ऊपर बिठा के मैं इसका जो वर्किंग कैपिटल की जो चेंजेस है वो और इसमें ऐड और लेस करता हूँ। फिर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो की गणना हो जाएगी।
प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अर्थात जो वर्किंग कैपिटल है उसमें परिवर्तन करने से पहले का जो परिवर्तन आया है वो आपका या फिर वो प्रॉफिट आपका आ गया है। अब हम जो आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होती है उनसे जो संबंधित परिवर्तन है उनको करके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लाभ की गणना या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो है उसकी गणना करेंगे। जो इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे, इसमें जो हम एडजस्टमेंट करेंगे वो सबसे पहले आपका करंट एसेट से संबंधित करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे जो आपकी जो करंट एसेट्स होती है डिक्रीज इन करंट एसेट्स को आप ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि कोई देनदार है, यदि उसमें कमी हुई है, मतलब उसने नगद भुगतान किया है, नगद भुगतान किया है तो कैश का इनफ्लो है। यदि कोई स्टॉक है पहले का, उसमें यदि कमी हुई है, हम ये कहें कि जो स्टॉक है वो हमारे पास 1 लाख का था और शुरुआत में, और जो वर्ष के अंत में है वो 80,000 था। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो ओपनिंग स्टॉक में से 20,000 का स्टॉक मैंने बेच दिया तो बेचा होगा तो उससे नगद आया होगा, मतलब जो स्टॉक में जो डिक्रीज आया है उससे क्या होता है, कैश का इनफ्लो होता है। इसी प्रकार जो करंट एसेट्स होती है उसमें डिक्रीज होता है तो आपका कैश फ्लो इनफ्लो होता है, कैश का इनफ्लो होता है। और इसमें आप जो दूसरा ऐड करेंगे वो करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अर्थात आपका जो चालू दायित्व है उसमें यदि वृद्धि हो रही है तो आपका कैश का इनफ्लो हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास जो क्रेडिटर थे इनको मुझे भुगतान करना था और इनका जो वर्ष के प्रारंभ में 1 लाख का बैलेंस था, मैंने इनसे और उधार ले लिया और जो अंत में जो आया वो 1,20 हो गया। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ये जो 20,000 है वो मैंने एक्स्ट्रा उधार लिया हुआ है, तो मैंने जो कैश को रोक करके उसे उधारी में कन्वर्ट किया है, तो ये भी एक तरीके से कैश का इनफ्लो होता है। अर्थात जो आपकी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज होगा वो भी कैश का इनफ्लो होगा। और जो आप इसमें से जो लेस करेंगे वो करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। यदि मैंने करंट एसेट्स को इंक्रीज कर दिया तो मेरा कैश किस में कन्वर्ट हो गया, स्टॉक में या डेटर्स में, तो मेरे पास कैश का कमी हुई तो ये मेरा आउटफ्लो हो गया। और मैंने जो चालू
इसका जो एडजस्टमेंट आप करोगे इसका जो नेट एडजस्टमेंट होगा वर्किंग कैपिटल चेंज का, उसको ऐड या लेस करने के बाद जो आपके पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अर्थात जो परिचालन क्रियाओं से कितना कैश जनरेट हुआ है वो आ गया। ये हो गया। इसमें आप एडजस्टमेंट करेंगे किनका, इनकम टैक्स जो आपने भुगतान किया है, इनकम टैक्स जो आपने पेड किया है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, तो इसका जो भुगतान करेंगे आप वो आपका आउटफ्लो होगा। इसका भुगतान करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका कैश बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के जो परिवर्तन है, उनके जो परिवर्तन से पहले का जो कैश फ्लो है वो आ गया। आप इसमें लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो जो आपके पास नेट आएगा वो आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। या आपको जो नेट आएगा वो आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो की गणना करना सीखेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।